नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल बी इन वर्ल्ड पे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं इनकी यहाँ से न जाने कितने स्टूडेंट्स निकल के अपना सैलून उन्होंने लॉन्च किया और उस सैलून के बॉस बने। लेकिन जो आज के हमारे गेस्ट है ये उनके भी बिग बॉस हैं। तो प्लीज वेलकम करते हैं आज के हमारे चाय टॉक्स विद विक्रम जयपानिया में हरीश बाडिया जी का। नमस्ते हरीश जी, कैसे हैं आप? हरीश जी, पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो बिग बॉस है ये नाम आया कहाँ से? हाँ, इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा राज है ना कि मैं पहले से बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और उसके साथ में मैं उन दिनों में जब बिग बॉस पिक्चर आई थी, एक आपको पता होगी तो ब्रूस ली की। जी, ब्रूस ली वाली। हाँ, ब्रूस ली वाली। उस समय मैं कुंफू सीख रहा था। ओके। और मैंने देखा और तभी वो पिक्चर आई और पिक्चर जब देखी तो उसके अंदर ब्रूस ली है, वो आंख पे पट्टी बांध के फाइट करता है। राइट, बराबर। और उन्हीं दिनों में ऊपर वाले ने मुझे एक प्रसाद के रूप में दिया था आंख पे पट्टी बांध के कटिंग करने का। जी, आपका जो ब्लाइंड फोल्ड कट है वो बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर। तो वो उन्हीं दिनों में 1985 में मैंने ये तभी कर रहा था, 85-86 की बात है। और तभी मेरे हाथ में ये जादू आया कि मैं आंख पे पट्टी बांध के कटिंग करना चालू किया। तो मैंने सोचा, तभी मेरी दुकान न्यू अपनी खुद की दुकान की थी। उसके पहले तो मैंने बहुत सारे पापड़ मिले, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो 85 में मैंने मेरा ब्रांड बनाया, उसका नाम रखा मैंने बिग बॉस। बिग बॉस। और वही इसीलिए कि मेरे हाथ में तभी जादू की छड़ी आई थी, आंख पे पट्टी बांधना। क्यों नहीं मैं भी बिग बॉस रखूं? वो आंख पे पट्टी बांध के फाइट कर सकता है, मैं आंख पे पट्टी बांध के हेयर कटिंग कर सकता हूँ। तो यही सोच के फिर मैंने बिग बॉस नाम रखा। और ऊपर वाले की दया से आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं कि कोई बिग बॉस नाम का हेड डिजाइनर है। जी बिल्कुल, और बहुत पॉपुलर भी है ये नाम। बहुत। तो बचपन आपका बॉम्बे में निकला है या आप वैसे कहाँ से? जी नहीं, मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान में एक छोटा सा गांव है पाली जिले में, नियर बाई जोधपुर, सोमेसर भादरलाव करके रेलवे स्टेशन है सोमेसर, उसके 1 किलोमीटर पास में भादरलाव छोटा सा गांव है, 300 घर की बस्ती है। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। हमारे गांव में पढ़ने की सुविधा इतनी नहीं थी, 5th तक की क्लास थी और एक ही रूम था, क्लासरूम एक ही था। पढ़ाई उसमें सिर्फ मेन कोई क्लास रहती तो बाकी झाड़ के नीचे हम लोग पढ़े। नीम के झाड़ 2-4 थे, एक क्लास उधर वो झाड़ के नीचे लग रही है, दूसरी क्लास उधर लग रही है। मतलब इस तरीके की हमारी पढ़ाई पूरी नेचुरल क्लास थी आपकी? एकदम नेचुरल क्लास थी। और उन जमाने में मतलब बचपन में तो हमेशा एक शरारती रहते हैं बच्चे, और मैं भी बहुत शरारती था और खेलने कूदने में भी बहुत आगे था। 3rd में पढ़ते समय मस्तियाँ ज़्यादा करने के कारण, ध्यान नहीं पढ़ाई के अंदर देने के कारण मैं फेल हो गया। वो फेल ने मेरी लाइफ बदली कर दी। फेल होने के कारण मैं जब घर पे गया तो मेरी छोटी सिस्टर थी, वो बोल दी फादर से कि मैं पास हो गई, भैया फेल हो गया। भैया रोते रोते आ रहे, भैया फेल हो। और मैं भी रोते रोते घर पे गया। पिताजी उन दिनों में घर पे बैठ के हजामत कर रहे थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पैसे नहीं मिलते थे, पूरे साल का अनाज एक साथ में मिलता था। ओके। तो जो भी खेती करने वाले लोग वो सुबह सुबह लाइन लगाते थे, उनकी वो हजामत कर रहे थे। और मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी और वो आए नहीं थे, तो पिताजी वहाँ उनको लेने गए। पहले कोई लेटर वगैरह भी 15 दिन में पहुँचता था, तो वो वहाँ गए और भाई साहब इधर आए। गाँव में 15 दिन पहले शादी का त्यौहार चालू हो जाता था और वो 5 दिन के पहले आए। तो पिताजी उनके ऊपर गुस्से हुए। तो जब पिताजी आए और भाई साहब घर पे मिले नहीं, उसके पहले मैं मिल गया, तो मेरे को बड़े प्यार से बुलाया। तो मैं सोचा बाबा
बोला जाने दे अभी, ठीक है अगले साल पढ़ना। ऐसा जैसे ही नजदीक गया उन्होंने एक लाफा मारा मैं 3 गुला। तो वही सोचने के बाद आपने कराटे तो नहीं सीखी? हाँ वो तो बाद में, लेकिन उसके पहले खाली एक लाफे में काम नहीं हुआ। वो लाफा तो 2-4 हाथ से, पहले हाथ से मजा नहीं आया, फिर जूता लिया, जूते से मजा नहीं आया, डंडा लिया, डंडे से मजा नहीं आया, जो छोड़ने आते थे उसको भी धक्का मार के, मेरी मम्मी आई तो उसको भी फिर चिमटा लेके, फिर उसके बाद में तो मुझे घोड़ा लकड़ी लगा के धूप में डाल दिया और बोल दिया कि कोई भी अगर उसको छोड़ेगा उसका ये घोड़ा लकड़ी मार तो उसको भी इतनी ही मार पड़ेगी। मतलब वो मार मैं भूला नहीं आज दिन तक। ओके। फिर पिताजी चले गए स्टेशन के ऊपर। वो स्टेशन जाते थे तो कहीं से रोकड़ी हो जाती थी, हार्डली तभी 1 रुपया भी कमा लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे एक शेव का या फिर हेयर कट का कितना मिलता था? हाँ वो मैं बताता हूँ। पहले ये कि पिताजी आते थे तभी पिताजी जो लेते थे कुछ 10 पैसे 15 पैसे ओके दाढ़ी के बाल कटिंग, और ये 25-30 पैसे लेते थे। फिर उन्हीं दिनों में 1963 की बात है, मैं 3rd में था और फेल हो गया। पिताजी ने धुलाई की। फिर शाम को जब वापस आए और माँ को बोल के गए कि इसको छोड़ना मत घर से, नहीं तो ये आज भाग गया तो वापस नहीं आएगा। बहुत मारा है मैंने। तो उसको मेरे जाने के बाद में ये लकड़ी वगैरह खोल के रख देना और अंदर ले जाके खाना खिला के अंदर ही बंद करके शाम को वापस बांध के रख देना। तो मतलब बुजुर्ग लोगों की सोच कितनी लंबी हुआ करती थी। तो वैसा ही क्या मान बोलता वापस तुम बोलना मत, मेरा नाम मत लेना कि मैंने खोला। अच्छा पिताजी ही बोल के गए थे लेकिन माँ को ऐसा बोला। अच्छा वो कितना मतलब ये था। शाम को आए और एकदम टोटली ऑपोजिट, एकदम इमोशन। अरे इसको खोला क्यों नहीं? अरे आपने ही तो बोला कि कोई भी खोलेगा उसको मार पड़ेगी। तो पिताजी बोला नहीं जाने, ठीक है बेटा अभी अगले साल पढ़ना, तेरे को मालूम है मैंने क्यों मारा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं 6 बच्चों को, हम लोग वी आर 6 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो बोला इतने सभी बच्चों को पढ़ना है और मेरे को पढ़ाना है और इतने पैसे नहीं है कि कोई फेल हो गए और मैं उसकी पढ़ाई के पैसे साल भर तक फीस भरूँ। तो मेरे को भी एकदम अंदर से हुआ कि ये बात तो सही है। और फिर पिताजी बैठे, उनके आंख में आंसू थे। फिर मेरे लिए मिठाई लेके आए, फिर मेरे को मिठाई, मैं भी रोने लग गया, दोनों के आंख में आंसू। तो इमोशन, तो वो जो सिचुएशन थी उसने मेरी लाइफ बदली कर दी। ओके। कि मैंने उस दिन से सोच लिया कि मैं आज के बाद में कभी फादर से पैसा नहीं लूंगा और पढ़ूंगा भी। ओके। वो 8 साल की उम्र में मुझे, तो उन दिनों में मेरे बड़े भाई साहब कुल्फी बेचते थे। अच्छा। तो मैं उनको बोला कि बाबा मेले में कुल्फी जब बेचो तो मेरे लिए 2 डब्बे लेके आना, मैं कुल्फी तो बेच सकता हूँ, देना ही है और पैसा लेना है। तो बोला ठीक है। उन्होंने 2 डब्बे लिए, उनके पैसे 2 डब्बे के पैसे दे दिए, प्रॉफिट मैंने ले लिया। तो ऐसे करके मेले के अंदर 2-3 रुपया मैं कमा लेता था। लास्ट में वो लॉटरी रहती थी, बिल्कुल 5 पैसे 10 पैसे वाली। ओके। तो वो लॉटरी के 2-3 पत्ते लेता था, उसमें 2-3 रुपये, मतलब 5-6 रुपया। उस जमाने में 5-6 रुपया, आज का 15-20 हजार रुपया। अच्छा। इतना मतलब वैल्यूएशन है। तो ऐसे मैंने 2-3 मेले करता था, उसमें मेरा पूरे साल के पढ़ाई का खर्च, मेरे कपड़ों का खर्च, वो सब निकल जाता था। खाना खाता था, उसके बदले में घर में बकरियों को बांधना, गाय को छोड़ना, लकड़ी लाना जलाने के लिए, फिर गाय के लिए घास, ग्रीन घास किसी के वहाँ से वो लेके आना, मतलब ये सारे काम किए हैं। झाड़ू निकालना सुबह उठ के, रात को शाम को प्रार्थना करना, आरती करना, ये सब पिताजी के संस्कार थे ऐसे कि ये तो करना ही। उठ के सबसे पहले उठ के माता पिता को, और मंदिर में नमस्कार करने का माता पिता को नमस्कार करना, ये स्टार्ट से ही, बचपन से ही वो सिखाया जाता था। तो उसे, लेकिन 3rd से मेरी लाइफ चेंज हो गई। 3rd से मैं सेल्फ मेड हूँ। लाइफ में कभी भी मैंने फादर के सामने बाद में पढ़ाई के नाम पे 1 पैसा नहीं लिया। फिर वो सिचुएशन कैसी आई कि जहाँ पे आपने ये सोचा कि अब मुझे हेयर ड्रेसिंग में जाना है, कुल्फी से हेयर ड्रेसिंग? नहीं, तभी हाँ वो बात मैं भूल गया कि उन्हीं दिनों ने बोला आज से तुम हजामत करना चालू कर दे। ओके। बोला तू बाल काटना सीख ले। तो अभी वहां बोल तो कुछ सकते ही नहीं थे, जो बोल दिया पत्थर की लकीर।
तो फिर मैंने वही मुंडन करना, दाढ़ी बनाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त लोग को बाल काटना सीख लिया। तो थर्ड में छुट्टियों के दिनों में मैं कुछ बाल काटना, दाढ़ी बनाना सीख लिया। थर्ड पूरा वापस पढ़ाई किया। फिर मैं कंटिन्यूस 3 साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया पूरी स्कूल में। मतलब पढ़ाई में मैंने बस वो दिमाग पे ले लिया कि अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है और मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। वो 8 साल की उम्र से मेरे दिमाग में। तो पहले तो बाल काटना सीख लिया जी, कमाना सीख लिया। फिर 5th के बाद में हमारी पढ़ाई होती थी 7 किलोमीटर रोज चल के जाने का और चल के आने का। 7 किलोमीटर चल के जाने का, चल के आने का हमारी पढ़ाई। मतलब जहाँ पर 8 तक स्कूल थी, मतलब 6 से 8 तक मैं वहाँ सीखा। वहाँ पर मैंने एनसीसी की ट्रेनिंग ली। एनसीसी में मैं पेट्रोल रीडर की ट्रेनिंग में गया, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे खून में था। 5th में भी मैं था। करीबन 56 स्कूलों में मेरी स्कूल को मैं कबड्डी में फर्स्ट लेके आया था। तो ऐसे ड्राइंग में, तो ये सारी चीज़ें अंदर से ही थी। और मुझे एक ही था, स्काउट में जाने के बाद में 9th में फिर मैं 8 पास करके 9th में गया फालना। वहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। और वहाँ मैं एक हॉस्टल में, ऐसे हॉस्टल में जहाँ पर लड़के खाली 3 लड़के रहते थे, बहुत बड़े हॉल। अगर अकेला लड़का तो कोई सो नहीं सकता, सिटी के बाहर था। मतलब जिस दिन मैं अकेला, समझो 2 जन वो कॉलेज वाले नहीं आए, तो मैं कोई दूसरे हॉस्टल में जाके किसी के साथ सोता। मतलब इतना डर लगता। तो 9th में क्या हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। 8th पास करके मैं बॉम्बे आ गया था एक बार। बड़े भाई साहब बॉम्बे थे। तो उनके पास आया तो मैं कटिंग तो सीखा हुआ था जी। तब तक तो मैं मेरे दोस्तों की, मेरे टीचर लोग की, 7th 8th के जो टीचर थे उनकी कटिंग वगैरह मैं करता था। तो बॉम्बे आने के बाद में तभी करीबन 14-15 साल की एज थी। उसमें मैं बॉम्बे में लोगों की कटिंग करने लगा तो बहुत तारीफ करने लगे। मुझे टिप्स मिलती थी पाई की दुकान पे। मैं बोले यार ये ठीक है, अपने को हेयर कटिंग में मैं ये करूँगा। मतलब ख्वाब देखता था मैं एक चेयर की दुकान डालूंगा, फिर बाद में उससे बड़ा होऊंगा, फिर कोई मेरा हेल्प करेगा। ऐसा मतलब ख्वाब देखते गए। भाई साहब ने बोला नहीं, वापस जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करनी। बोला ठीक है। तो 1.5 महीने के बाद में वापस राजस्थान आ गया और वो 9th में एडमिशन ले लिया। वहाँ मैं वो हॉस्टल में रहा और उन्हीं दिनों में मैं एनसीसी में मेरे को एडमिशन मिल गया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फौज में जाना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस मेरे को फौज में जाना है। तो मैं वो एनसीसी की ट्रेनिंग में भी, मतलब मुझे मेरी पेट्रोल रीडर की ट्रेनिंग में मुझे 303 9th में ही चलाने, क्योंकि स्काउटिंग में रहने के कारण मेरा काफ़ी अच्छा इसमें था, परेड करवाना और ये सब। तो बस एक ही था कि मैं फौज में जाऊँ। उसके पहले उन्हीं दिनों के में मेरे भाई साहब मेरे से जो बड़े थे 3 साल, वो 10th करके, वो मेरे पिताजी नाम बोलते थे फौज में नहीं जाना, बड़े भाई साहब को भी नाम बोल दिया था। तो वो चुपके से गए और एयरफोर्स में एडमिशन ले लिया। अच्छा। और वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, तो वो पढ़ेंगे। तो बस मेरे को भी बाद में था कि मैं जाऊँ। लेकिन 9th में मेरे को टाइफाइड हो गया और मुझे 9th आधा पढ़ा और घर पे रह गया। तो 6 महीना मेरी तबीयत खराब होने का 9th दे ही नहीं पाया। फिर वो पढ़ाई से दिल उठ गया, फिर बॉम्बे आ गया। फिर 10th मैंने ऐसे दी प्राइवेट, लेकिन नहीं, फिर आगे नहीं पढ़ पाया। बस वो 8.5 की पढ़ाई रह गई। तो उसके बाद मैं सोचा बस अभी अगर हेयर ड्रेसिंग में मेरे को कुछ करना है, कुछ बनना है, बस क्या बनना है मुझे नहीं पता था। लेकिन वो सोच ने इतना एक साथ दिया कि भाई साहब के पास में बसई में करीबन 7 इयर्स मैंने काम किया। 7 साल में इतना लोगों का प्यार मिलने लगा, मेरे हाथों में कुछ जादू आने लगा। जो भी आते थे, अरे उन्हीं दिनों में 70s का ज़माना था। 69 में मैं आया था, 69-70 में। और 70 में राजेश खन्ना साहब ने बॉम्बे के करीब उस ज़माने में 500 सैलून्स बंद हुए थे। 500 सैलून तो पेपर में आया था कि बंद हो गए। लोग सब बढ़ाने लगे। जो महीने में एक बार कटिंग करवाते थे, उसके बजाय 3 महीना 4 महीने में, और वो भी सिर्फ बॉब कट टाइप। कौन कैसा करता है, कुछ नहीं। अच्छा। उन्हीं जमाने में अमिताभ जी उनके साथ साथ पीछे से आ रहे थे जी। ये सुपरस्टार से, और अमिताभ जी भी एंग्री यंग मैन की तरह उभर रहे थे। और अमिताभ जी ने भी हेयर कट लंबे। तो
राजेश खन्ना ने बाल बढ़ाना सबसे पहले चालू किया, फिर अमिताभ जी, लेकिन फेमस हुआ अमिताभ जी का कटिंग। फिर तो बहुत सारे हीरो सभी लंबे बढ़ाने चालू हो गए, लेकिन ये दो है जो लॉन्ग हेयर्स की फैशन निकालने वाले। और उसी समय मैं 92 की बात कर रहा हूँ, मैं ताज में, मेरे एक ब्रदर थे मामे के लड़के, उनके थ्रू मैं ताज में मैं गया और बोला यहाँ वैकेंसी है तो यहाँ ट्राई। तो मैं वहाँ पर बाबूकर गायकवाड़ करके थे, उन्होंने मुझे लगाया। तो बोला, मैंने कटिंग देखा, अरे यार ये तो छोकरा बहुत अच्छी कटिंग, अरे तुम ये लॉन्ग हेयर का कहाँ सीखा? मैं बोला मैंने सीखा ऐसा, तो मैं देख देख के ही ऐसा ही काफ़ी कुछ सीख लिया था और मेरे वहाँ फिक्स हो गई। तो बोला आपको लेटर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ सिस्टम से काम होता है। तो मैंने ठीक है, तब तक मैं बोला गांव जाके आ जाओ। लेटर आया भाई साहब ने। तो पॉलिटिक्स हुई आपके साथ? हाँ, तो वापस मैं राह ही देख रहा हूँ कि मुझे बुलाया जाएगा, आएगा। बाद में मेरी जगह कोई और को रख दिया और मैं गया नहीं। तो मेरी वो दुबई जाने वाला था, सऊदीया जाने वाला था, ओके, वीज़ा भी बाकी उसके लिए कुछ पैसा भरना था, तो पैसा सफिशिएंट नहीं होने के कारण वहाँ भी नहीं गया। मतलब एक डेस्टिनी में लिखा हुआ था ना कि इंसान यहीं कुछ करना है, फिर वो भी नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला चलो यहीं कुछ करते हैं। तो फिर मैं भाई साहब के वहाँ काफ़ी साल तो काम किया, 2 दुकान थी, फिर वहाँ से थोड़ा मन मुटाव हुआ। तो फिर मैं बोला नहीं, अभी मेरे को खुद को, मुसाफिर अपनी जोखिम पे सफ़र करता है, वैसे ही मैं निकल गया और बोरीवली आ गया। बोरीवली में एक पहचान हो गई थी, वो सेठ ने मुझे बोरीवली में बोला आ जाओ, मैं नई दुकान कर रहा हूँ, आपको पार्टनर बना दूंगा, आपको चलाने को दे दूंगा। बोला ठीक है, और मैं वहाँ गया, यहीं अभी जहाँ पर है सिम्पोली रोड। लेकिन 3 साल में उनकी दुकान भी फ्री हो गई, पैसे भी अच्छे कमा लिए, लेकिन ना तो मेरे को पार्टनर बनाया, ना मेरे को चलाने को दी, और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम अलग से। फिर चोरी किसने की, कब की, कैसे हुई, उसको हाथ में दिया और उल्टे पैर निकल गया। फिर कभी जिंदगी में उस दुकान में पैर नहीं रखा। मेरे दोस्त लोगों ने फिर बोला तुम भाई के पास भी निकल के आ गया, इधर से भी ऐसा कर, तेरे लिए दुकान ले लिए हम लोगों ने। उन्होंने पास में ही एक दुकान थी, चल नहीं रही थी, तो बोला तू उधर जा, काम हो जाएगा। उन्होंने डिपॉजिट भी उन्होंने भरे और दोस्त लोगों ने उधर काम पे लगा। उस समय कितना डिपॉजिट हुआ करता था? उस समय डिपॉजिट उन्होंने कुछ, लेकिन 800 रुपया भाड़ा था। 800 रुपया भाड़ा था। अब तो छोटी दुकान थी, करीबन 150 स्क्वायर फीट की जगह थी, 800 रुपये दुकान, और मैंने चालू की। मैंने करीबन वो 80 में वो दुकान मैंने चलाने को ली, और 80 में ही मेरी बेटी बॉर्न हुई, जास्मीन, जो रिंकू भटिया जास्मीन नाम है। और मेरे ख्याल से उसके लक, या वो बेटी ऐसा बोलते हैं ना, बेटी धन की बेटी, उसके बाद में मेरे स्टार कुछ ज़्यादा काम करने लगे। उस समय आपको ऐसा लगा, आपकी शादी हुई, बेटी है, कभी डर सा लगा कि अरे मैं इस वेंचर में जा रहा हूँ, नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी प्रेशर या डर सा था आपके? नहीं, डर नहीं, एक एम था मुझे, बस एक एम है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, मतलब पहुँचना है। मैंने एम को पकड़ के रखा हमेशा हाथ में, और पिताजी ने बचपन में ही बोल के रखा, बेटा ये जो सिखा रहा हूँ ना वो सोने का खप्पर है, मतलब तुम कहीं भी जाओगे, बाल काटने को आता भूखा नहीं मरोगे। तो मैं बोला इसमें अपन भूखे तो नहीं मरेंगे अगर कुछ करेंगे तो। और तभी उन्हीं दिनों में, उसके पहले ही मेरा, मैं जब बसई में था लॉन्ग हेयर की टाइम में ही मेरे अंदर और एक आर्ट आ गया था, वो था सेल्फ कटिंग का। तो करीबन 92-93 में मैं खुद की कटिंग खुद करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। और अरे अब करीबन 45 साल से, 45 ईयर से मैं मेरी खुद की कटिंग खुद कर रहा हूँ। तो आपके हेयर कट ये जो इतने अच्छे वाले हैं आप खुद कट करते? मैं खुद करता हूँ, कोई मेरा हाथ नहीं लगा। अगर मैं कभी भूल से मेरे बेटे या और किसी से भी करवाता हूँ, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन, जब तक मैं खुद की हाथ नहीं लगते हैं तब तक मेरी कटिंग पूरी नहीं होती है। तो आज की तारीख में भी 99% मैं ही करता हूँ, 1% कभी कंटाल आ रहा है तो फिर उनको देता हूँ हाथ में, भाई इधर इधर से थोड़ा काट ले। तो ये आपकी जो शुरुआत रही आपके सैलून को लेके तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी कहानी है, लेकिन जो बिग बॉस जो आप बने
वो कब हुआ? हाँ, बिग बॉस में बोला ना, वो 1985 में जी। उन्हीं दिनों में बिग बॉस पिक्चर देख के बिग बॉस मैंने नाम रखा। उन्हीं दिनों में 80 में मैंने चलाने को लिया और 85 में वही दुकान को मैंने खरीद ली। जब मैंने दुकान खरीदी तो मेरे पास में सिर्फ 10,000 रुपये थे। वो वीसी चला रहा था, 500 रुपये महीने की, 10,000 रुपये थे और वो सेट किसी और को बेच दी थी। और 6 साल से मैं वहाँ मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छी। जब संडे को कोई भी आता था तो देखता था अरे यार क्या बिजनेस है, मतलब लाइन लगती थी। उस जमाने में मैं रोज की करीबन 100 कटिंग करता था। कितनी? 100 कटिंग। 70-80 कटिंग तो नॉर्मल थी, संडे को तो 100 कटिंग। आजकल की पीढ़ी तो भाई 10 में तो हाथ ऊपर कर देती है। और उन्हीं दिनों पे मेरे भतीजे साहब श्याम भी मेरे पास में थे जी। और भी मेरे पास 5 लड़के थे जो बहुत मेरे साथ में सपोर्ट में थे और सभी बहुत अच्छा सा काम कर रहे थे और उनको मालूम था। और मेरे क्लाइंट काफ़ी दूर से, मतलब मेरा नाम बिग बॉस देने के बाद में तो इतना हो गया। हाँ, मैं ब्लाइंड फोल्ड हेयर कटिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा नाम हो गया और धीरे धीरे करीब करीब बॉम्बे और बॉम्बे के बाहर से भी लोग आने लगे, पूना से, सूरत से कटिंग कराने के लिए बिग बॉस में आते थे। तो इन दौरान आपका अगर जर्नी की देखेंगे तो आपके पास हमेशा एक ऐसे ऊपर चढ़ाव है। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हो, गिरे हो और फिर उसमें से आप बाहर निकले? हाँ, मतलब बुरी तरीके से नहीं, यानी वो जब दुकान ली मैंने तब तक पैसा नहीं था। ओके। और पैसा नहीं होने के कारण, मतलब 10,000 रुपया था भी। मैं बोला और सेठ ने बोला कि बाबा 1 महीना तेरे पास में है, 1 महीने में मेरे को 1.25 लाख रुपया, एक्चुअली 1,60,000 में नक्की हुआ। मैं बोला इतना नहीं, ऐसा करके 1.25 लाख में लास्ट में, क्योंकि किसी और ने ली थी, उसने देखा कि ये बंदा नहीं रहेगा तो ये सैलून जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो पीछे हट गया और वो मेरे गले गए। तब तक वो सेठ ने कोई दूसरी जगह ली थी, उधर उसके पैसे भरने थे। तो बोला भाई मेरे को कैसे भी करके 1 महीने में तू पैसा करके दे। अब मेरे पास 10,000 के अलावा थे नहीं। तभी एक मेरे दोस्त थे खन्ना साहब करके, वो आए बाल कटाने को। बोला यार आज इतना उदास क्यों दिखता रहे? मैं बोला कुछ नहीं, ये दुकान मैंने ले ली है, पैसा नहीं है। अच्छा, बोला ठीक है ये ले 10,000 तो रख, फिर बाद में देखते हैं। तो 10,000 उन्होंने दिए। एक फेरा में मेरे इंस्पेक्टर दोस्त थे, वो आए, ऐसे ही बात निकली और 10,000 उन्होंने दे, मतलब 30,000। उनको अर्जेंट में 30 नहीं 60,000 देने थे, बाकी का बोला बाद में देगा तो चलेगा। तो मेरे पास 10,000 30,000 हो गए। अभी 30,000 के लिए फिर मैं रातों रात ट्रेन पकड़ी और सीधा गया राजस्थान। मुझे मालूम था माँ के पास जाऊंगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? ये दुकान हाथ में से जाएगी। लोगों ने पैसे दिए हैं, पैसे थे नहीं। और मैं गांव गया और मेरी माँ ने मतलब 5,000, 2,500, 3,000 ऐसा कर के लोगों से 2-2 टके ब्याज से, अभी उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बचपन से कमाने की इसको आदत है, ये किसी का पैसा खाने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने मुझे लाके दिया और मेरा काम हो गया। मेरे को गांव से 30,000 रुपये मिल गए और वो 30,000 रुपये लेके मैं सीधा बॉम्बे आया। बॉम्बे आके 60,000 उनको पहले दे दिए जो उनको ज़रूरत थी। बाकी के फिर मैंने तभी लोन पास होने के लिए मुझे करीबन 6 मंथ लगे। ओके। कितना? 60,000 का लोन के लिए मेरे को 6 महीने लग गए और बहुत वो टाइम। लेकिन उसके बाद में मैंने जो जम के काम करना चालू किया कि जिस दुकान को मैंने 800 रुपये भाड़े में ली थी, उसका पूरा महीने का काम ही 1,200 रुपये था। अभी कारीगर को क्या दूं, मैं क्या दूं, घर कैसे चलाऊं? लेकिन जैसे ही मैं आया, ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी रही कि दिन दूना रात चौगना वैसा काम होने लगा, लाइन लगने लगी। और उसके बाद में वो जो बिग बॉस नाम से जो फेमस हो गए नाम, और उसी टाइम में मैंने जो ये ब्लाइंड फोल्ड करने का ये मैंने सोचा यार किसको बताऊं। मेरे एक दोस्त थे, तो मेरे साथ में उन्होंने भी बिग बॉस, एक कपड़े की दुकान थी उसका नाम रखा था। और मेरे अच्छे दोस्त थे। तो बोलता यार अपना दोनों का नाम बिग बॉस है, तो तेरा भी नाम तो यार, अभी तो तू आंख पे पट्टी बांध कर। तो एक मुंबई समाचार के एडिटर कोई उनके पास आते थे, तो वो ऐड भी करते थे। और बोला यार ऐसा ऐड क्या, उनका इंटरव्यू लेना तू? तो बोला ठीक है देखता हूँ। देखा आंख पे पट्टी बांध कर, अरे यार ये ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला
मेरा इंटरव्यू आया था इसमें मुंबई समाचार में। ओके। और मुंबई समाचार तो पूरा सभी जगह जाने वाला, तो बॉम्बे समाचार से फिर और दूसरे पेपर वाले आए, फिर मराठी, लोकसत्ता, ये वो, धीरे धीरे पेपर वाले, फिर टीवी पे पता चल गया, टीवी वाले आने लगे। तो बाद में तो इतने सारे टीवी वाले और कोई ऐसा पेपर बाकी नहीं। और उन्हीं दिनों में मेरे सेमिनार्स होने छोटे छोटे चालू होता। सबसे पहले एक बांद्रा में एक लेडी थी, उन्होंने सेमिनार रखा था 20-25 लेडीज़ को इकट्ठा करके, और तभी से मेरे धीरे धीरे शोज होने, फिर कंपनियों वाले आने लगे, ऐसा करते करते। और हर सेमिनार में मेरा लास्ट में कटिंग होती थी ब्लाइंड फोल्ड। और गुजरात में चालू किए, पूना में 92 में मेरा पूना में शो हुआ था ज़बरदस्त, 500-600 उस ज़माने में, 90 की बात कर रहा हूँ। तभी ब्यूटिशियन इकट्ठे हुए थे। मतलब आज भी पुराने जितने भी ब्यूटिशियन हैं वो लोग आज भी इतना ही रेस्पेक्ट करते हैं जी। तो पूना, फिर गुजरात तो गढ़ हो गया मेरा। अनगिनत टाइम मैंने अहमदाबाद और सूरत और बड़ौदा में शो किए होंगे, राजकोट में शो किया, अनगिनत टाइम पे। मतलब एक ऐसा था मेरा 2-2 महीने में 3-3 शो हुआ करते थे। लॉरियल को गुजरात मैंने दिखाया। लॉरियल को लॉन्च मैंने किया गुजरात में। जब ये बिनाइफर थी, अभी भी है लॉरियल में, और मुझे बोला हरी जी अपने को गुजरात में करना है, करीबन 100-150 में, 100-150 ही है, 300 से 400 लोग मेरे नाम पे इकट्ठे हो गए थे। और तो वहाँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने जबरदस्ती दिलाया था, मेरे को बोला था तुम ही ले लो नहीं यार, नहीं, मैं बोला ये कौन करेगा, जिसको आज वो करोड़पति बन गए, मतलब लॉरियल। क्योंकि आज तो अभी लॉरियल तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आपको क्या आपका पहला स्टूडेंट याद है? हाँ, पहले नाम याद है? पहले स्टूडेंट सबसे पहले एक तो मीता जी जो मेरे साथ अभी भी है, एक मीना बहन, दोनों तो दोनों, एक मीना बहन वो अकोला से थे। ओके। तो उन्होंने, उनके कोई सगे वाले ने बोला था और वो मेरे पास, तो ये दोनों साथ में स्टूडेंट थे मेरे। और उन्होंने सीखने के बाद उन्होंने अकोला में अपना पार्लर डाला था और बहुत फेमस हो गए थे। फिर मीता जी तो काफ़ी साल मेरे साथ थे, फिर अपना पार्लर भी डाला, फिर फॉरेन भी गए, फिर वापस आए, फिर काफ़ी सालों से उन्होंने मुझे लाइफ में काफ़ी सपोर्ट दिया। मतलब ब्राइड का करने में वो ऑलराउंडर है, स्किन का भी करते हैं, ब्राइडल का भी करते हैं, और हेयर कटिंग भी अच्छी सीख ली थी मेरे। तो एज अ टीचर तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्ञान बांटा है, बहुत सारा सिखाया है। कोई ऐसा चीज़ था जो स्टूडेंट सिखा गया? हाँ, ऐसा भी रहता है ना कभी कभी के स्टूडेंट सिखाने में। ऐसा है कि मुझे, क्योंकि मैं खाली हेयर कटिंग सिखाता था, फिर ऐसा हुआ कि मीता जी का सपोर्ट हुआ कि वो मेरे स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने वो स्किन का भी करते थे। फिर मैंने उनको स्किन के अंदर आगे कोर्स करने के लिए भी मैंने बोला। उनकी मेहंदी बहुत अच्छी थी, तो उनके सपोर्ट से मुझे एक तो मैंने मिलेनियम 2000 में मैंने मेरी बुक निकाली, पहली मेहंदी की बुक, जिसका नाम था 16 सिंगार। ओके। और उसके अंदर करीबन 9 टाइप की वेरिएशन में, और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ग्राफिक हैना करके पहली बार हम लोगों ने वर्ल्ड में पहली बार समझो वो लगाना चालू किया 2000 में 20 साल पहले की बात है। 98 से हम लोगों ने चालू की थी, 2000 में बुक बाहर निकाली। तो उस समय मीता जी के ब्रदर थे उमेश गज्जर, वो बहुत अच्छे आर्ट था उनके अंदर, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की वो बुक बनाने में। और मीता जी ने तो पहली 16 सिंगार जो बहुत चली, दुबई में करीबन 600 कॉपी गई थी उस समय। तो मतलब वो मेरे हेयर कटिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी मेहंदी और नेल, और उस समय 20 साल पहले के आप नेल आर्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि नेल आर्ट तो अब भी आया यार। बिल्कुल। 20 साल पहले मेरी बुक में, आज भी बुक पे बहुत खर्चा किया था मैंने, बहुत खर्चा, जबरदस्त, पूरी कलरफुल बुक बनाई। उस टाइम पे तो मुझे शायद ही लगता है कोई और बुक होगी। नहीं, पहले सब ऐसी प्रिंटेड बुकें मिलती थी, ऐसे 20 रुपए वाली, 30 रुपए वाली, ऐसी। वो भी किसी को, मेरे हिसाब से तो ब्यूटिशियंस भी इतनी होगी जो जिनको नॉलेज होगी। मेहंदी में सिर्फ किशोर भाई थे। हरीश जी, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट ना होते तो क्या होते? तो मैं फौजी होता। तो आप फौजी होते? 100%।
हाँ, हेयर स्टाइल नहीं होता और मेरी पढ़ाई अगर कंप्लीट हो जाती तो मैं 100% शायद हेयर ड्रेसर नहीं होता, फौजी होता। लेकिन वहाँ भी मैं कुछ न कुछ तो क्रिएट करता। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। आप मतलब वहाँ पे आप मेजर तक तो पहुंचे गए होते हैं डेफिनेटली, बिकॉज आपने हेयर स्टाइलिंग में तो ऑलरेडी मेजर्स हासिल कर चुके हैं। हाँ। हालांकि आप मेजर तो हैं, इस इंडस्ट्री के भी आप बिग बॉस हो, आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और सिखाया है। ये हेयर स्टाइलिंग सिखाने के अलावा कितनी सारी चीजें आपने सीखी है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हेयर ड्रेसिंग एक इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया प्रोफेशन है कि जिसके अंदर तरह तरह के लोगों से मिलना होता है जी। यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, यहाँ काम करने वाला एक बंदा भी आता है, एक छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा इंसान आता है। तो मेरी मुलाकात बहुत छोटे लोगों से भी होती थी, क्योंकि उनको और मैं अभी भी सुनता हूँ, हरीश भाई आपके पास में बाल कटाने के लिए आने के लिए हम लोग को 2-3 महीना मशक्कत करनी पड़ती थी, पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे। अच्छा। तब जाके, अभी पहले क्या 3-3 महीने में बाल कटाते थे, बराबर 3 महीने का थोड़ा थोड़ा बचाते थे, तब जाके आपके पास कटिंग होती थी। क्योंकि मेरा चार्ज सबसे अलग होता था, पहले से ही मेरा चार्ज दूसरी सैलूनों से, मेरा खुद का चार्ज जरा ज़्यादा रहता था। तो वो लोग बोलते थे, तो अभी यार बोलते यार अभी कम से कम हमारे बच्चे लोग को, तो वो अभी भी उनके बच्चे लोग को लेके आते और खुश होते कि यार आपके हाथ से कटवाना है। बिल्कुल। तो काफ़ी इस लाइन में मतलब बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने का मौका मिला, और यहाँ तक भी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। ओके। करीबन 35-40 साल पहले की बात है। मैं मेकअप करने के लिए, आधा दिन मेकअप करने के लिए, जब मैं दुकान चला रहा था तब मैं आधा दिन फिल्म लाइन में मेकअप के लिए जाता था। एक अनिल दादा करके है जी, जो कमल हसन जी के बहुत नज़दीकी मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो वो मेरे गुरु रहे हैं मेकअप सिखाने में। तो मैं मेकअप भी सीखा, मैंने काफ़ी सारे ड्रामेज किए, नसरुद्दीन शाह जी, कुणाल कपूर जी, उनके ड्रामों में मैं मेकअप किया करता था। तो एज अ हेयर ड्रेसर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, अगर मैं ऐसे कहूँगा कि ये अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे हेयर ड्रेसिंग नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा, हाँ, मतलब हेयर कटिंग नहीं कर सकते ऐसा? या कोई भी हेयर आप नहीं करोगे? अच्छा, नहीं, हेयर ड्रेसिंग अलावा मैं मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, तो कभी कभी कोई बोलता है यार वास्तु, तो मैं बोला ये वास्तु क्या है, तो मैं वो भी सीखा फिर। और उन दिनों में मैं मतलब मुझे पहले से ही हेल्थ का था, मैंने कराटे, कुंफू, जूडो, योगा, प्राणायाम, SSY, आर्ट ऑफ लिविंग, सुजोग थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, हेयरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, नेचुरोपैथी, मुद्रा, ब्रीथ, पिरामिड, रेकी, फोटोग्राफी, नारी शोधन और हजामत। मैं फोटोग्राफी तो पहले मेकअप करता था। अच्छा, दूल्हे का मेकअप भी मैंने स्टार्ट किया करीबन समझो ना 45 साल पहले, 45 ईयर्स बिफोर बसई में मेरे बड़े भाई साहब और हमने कैथलिक लोगों के दूल्हों के मेकअप करना स्टार्ट किए थे। Okay. बाकी तो कोई करवाता नहीं। जैसे ही बोरीवली में आया तो गुजराती लोग थोड़े ये रहते हैं यार मेकअप, लोग उनके घर वाले यार दूल्हे का क्या मेकअप होता है, लड़कियां मेकअप करवाती है। लेकिन मैंने बोला कि देखो दाग रहते हैं, फोटोग्राफी में थोड़ा क्लीन, दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखना चाहिए। तो इतने सालों पहले जब दूल्हे का कोई मेकअप नहीं हुआ, उस जमाने मैंने मेकअप स्टार्ट किया था दूल्हे का, तो काफ़ी कुछ नया क्रिएशन करने को मिला। तो ऐसे कि मैं भी ये नहीं तो मैं मेकअप आर्टिस्ट रह चुका हूँ, तो मैं मेकअप भी करने चला गया। और उसके साथ साथ मतलब ये अभी आजकल तो मुझे वास्तु के लिए भी लोग घर पे बुलाते हैं, बैठते हैं। तो निम्रोलॉजी आपने देखा कि आज मजा आया निम्रोलॉजी? हाँ बिल्कुल, आप तो मतलब एकदम एक्यूरेसी पे चले जाते हैं। अपने इंडस्ट्री के जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं शोज के लिए या सेमिनार के लिए या आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, सर मेरे भविष्य बताइए ना, मेरे बारे में बताइए ना। थाउजेंड्स ऑफ प्रेडिक्शन अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं कि नहीं, आपने बोला और सही हुआ। मेरे क्लाइंट भी बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं यार आप हो क्या, हेयर कटिंग तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप नाड़ी भी देख लेते हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि मैंने ये भी सोचा, मेरे डॉक्टर्स कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास से मैंने नाड़ी देखना सीख लिया, क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे होते हैं, तो वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें हैं जो थाउजेंड्स ऑफ बीमारियां फैलाते हैं। तो ये अनबैलेंस है कि नहीं, तो जब मैं नाड़ी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त है, बहुत ज़्यादा
वात है तो एक वायु फैलाता है, एक पित्त है एसिडिटी पैदा करता है, कफ होता है, तो तीनों को कैसा निवारण करता हूँ तो उसका इलाज भी बताता हूँ। और उसके कारण बालों पे क्या असर होता है, तो पित्त जब भी बढ़ता है तो सबसे पहले फेस पे या तो पिंपल्स देता है, या पिगमेंटेशन देता है, या डार्क सर्कल देता है, या डैंड्रफ देता है, या बॉडी में इचिंग देता है। तो ये पित्त का काम है, और पित्त में जब बॉडी या डैंड्रफ होगा तो बाल गिरेंगे। तो इसके लिए भाई उसको कैसे निकालना है, उससे बचोगे तो खाली बालों में तेल लगाने से या ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए सिस्टम को पहले ठीक करना। तो मैंने नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया है, तो उसके कारण मैं नेचुरोपैथिक उनको सबको देता हूँ। तो इसके लिए कस्टमर मेरे आते हैं तो बोलता है सर हमारे बाल हेयर कटिंग से ज़्यादा तो जो दूसरी चीज़ें हमको मिलती हैं वो कई गुना हमारे लिए फ़ायदे की होती हैं। तो हेयर ड्रेसर को हमेशा कुछ हटके भी चीजें आनी चाहिए। आपने ना एक सीक्वेंस में आपने एक बहुत सारे आपने कोर्सेज के बारे में बताए, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैंने कराटे, कुंफू, जूडो, योगा, प्राणायाम, SSY, आर्ट ऑफ लिविंग, सुजोग थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, हेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, नेचुरोपैथी, मुद्रा, ब्रीथ, पिरामिड, रेकी, फोटोग्राफी, नाड़ी शोधन और हजामत मतलब हेयर डिजाइनिंग। ये इनकी बड़कपन है कि इन्होंने सैलून मैनेजमेंट मेरे लिए छोड़ दिया। ये अच्छा आपने, लेकिन उसको मैंने प्रोफेशन नहीं बना। आज भी अगर कोई बैठे तो मैं उसको सलाह जरूर देता हूँ, ये करो भाई, इतना तो थोड़ा मेरे लिए आप छोड़ दीजिए। नहीं वो आपके लिए। तो ऐसी इंडस्ट्री की ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आती या बहुत खनकती है आपको? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इंडस्ट्री में जो होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति, आर्टिस्ट के प्रति जो लगा होना चाहिए कि बाबा हमको कुछ इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। कोई भी अपनी मर्जी से, कोई रेट का तो ठीक है, लेकिन कोई भी अपने पीछे कुछ भी लगा के जो चलता है, थोड़ा एक यूनिटी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छा एसोसिएशन होना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। वो नहीं है, वो थोड़ा उसमें कमी है। कोई ऐसे आर्टिस्ट है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है या आप बोलते हो हाँ यार ये मेरे को बहुत पसंद है आर्टिस्ट? हाँ, वैसे आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे एक गुरु थे क्यूको जी, जापानीज थे। मैं उनके पास से हेयर कटिंग सीखा। उनका सैलून था कोलाबा में, ब्रिज कैंडी पे, और वो बहुत एकदम तेज, और जो उनका काम करने का तरीका, मतलब जो सिखाने का तरीका, जो मैं अभी भी उनको ही फॉलो करता हूँ। मैं दुनिया के काफ़ी सारे हेयर ड्रेसर्स से मिला, लेकिन उनके अंदर जो बात थी कुछ और ही थी, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। और लेकिन वो मैं जब हेयर कटिंग वहाँ लेडीज़ हेयर कटिंग सीखने गया, लेकिन वो खुद का कटिंग मेरे पास करवाते थे, कई सालों तक मेरे पास करवाया। अच्छा। तो वो मुझे खुशी होती कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट और मेरे से हेयर कट करवाती है। बोला नहीं, तेरे हाथों में कुछ अलग चीज़ है। तो ये है कि भगवान ने मतलब कुछ जादू सा दिया, जिसके सर पे लगता है हाथ और वो खुश हो जाते हैं। क्या बात है, तो क्या बात है। मतलब पहली बार जब मैं धीरूभाई अंबानी जी भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। ओके। एक गुरुजी थे राजन साहब करके, स्वामीनारायण के बहुत बड़े संत हो गए, वो उनके साथ में पड़े हुए थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो बोला यार आपको तो बड़े लोगों की हेयर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो बोला रुको आप 2 दिन, मैं फ़ोन करूँगा। मेरा नंबर लिया, 2 दिन के बाद फ़ोन आया, बोला आप धीरूभाई अंबानी के बाल काटने। अरे मैं बोला क्यों नहीं जाऊँगा। तो बोला पैसे। अरे मैं बोला पैसों की बात मत करिए, आप मुझे सिर्फ सेवा का मौका दीजिए। और उन्होंने उनसे बात की। उनको क्या पैरालिसिस हुआ था जी। और पैरालिसिस होने के बाद वो खुद से हाथ से दाढ़ी नहीं बना पाते थे। तो जो भी हेयर ड्रेसर जाता था तो वो डरता था, या डर के मारे, या कभी कट गया तो बहुत चिल्लाते थे। तो फिर मेरे को बोला नहीं, आपका तो इतना नाम है तो आप ज़रूर वहाँ जाके करिए। फिर मैं गया, तो उन्हीं दिनों में मेरा काफ़ी नाम हो रहा था ये ब्लाइंड फोल्ड के कारण, और मेरे पास अच्छी फाइल, तो मैं भी सोचा मैं सर को बताऊंगा। तो मैंने फाइल उनके सामने रखी। तो बोला મને ખબર છે તમે આંખે પાટા બાંધીને વાળ કાપો છો ને, મને કીધું છે, પણ હું તમને ટીવીમાં જોયા છે। मैं तो शक हो गया कि बोला मेरे को इन्होंने टीवी में कब देखा है। तो बोला मैं न्यूज़ देखता था, तभी
ત્યારે તમારું આંખે પાટા બાંધીને વાળ કાપતાનો ઇન્ટરવ્યૂ આપતો હતો. અરે મેં બોલા વાહ, मैं तो खुश हो गया. તો फिर કે તમારો ચિત્રલેખામાં બી મેં વાંચ્યું છે अच्छा કે તમારો आंखें पाटा बांधीने તમે ब्लाइंड लोगों ने भी सिखड़ाओ છો, मतलब ब्लाइंड लोग को भी आप सिखाते हैं. राइट. और तो मैंने काफ़ी ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको मैंने सिखाया. हेयर कटिंग उनके पास से कुछ नहीं करवाते, तो मैंने बोला ना मैंने सूजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर सिखाया, तो उसके आधार पे मैं उनको बॉडी मसाज सिखाता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया, जिससे वो आज ऐसे ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो 30-40 हज़ार रुपया कमाते हैं, उससे अलग खुशी मिलती है. जी. अभी मैंने आपके बारे में बहुत ये भी सुना है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में भी सिखा देते हैं, लाखों की फीस जो होती है उनको भी आप माफ़ कर देते हैं, बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, कम्युनिटी के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, राजस्थान में भी आप बहुत काम करते हो. और इसके अलावा आपने जो लाइक बॉम्बे में तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन तो किया ही है. अभी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई चीज़ है जो रह गई है जो आप कहते हो कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे भी करना चाहूँगा? हाँ, सबसे जो फ्री की बात, फ्री मतलब फ्री नहीं, अपने पास भगवान ने इतना आर्ट दिया है, इतनी ठोकरें खा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं. और मैं चाहता हूँ कि हमारे पहले एक्चुअली क्या था कि सिर्फ हमारे कास्ट वाले, मतलब मैं बाई बॉर्न ही हेयर ड्रेसर हूँ. राइट. तो सबसे पहले तो लोग क्या करते थे, जब बचपन में मुझे मालूम है कहाँ गया था कि हजाम के पास गया था, तो वो चीज़ अखरती थी. ओके. तो वो जैसे बिल्लू बार्बर में भी वो हजाम नाम लेने से बहुत, तो हम लोगों ने बहुत हंगामा किया था उनके साथ में, और वो सब हटवाया ना. हाँ, लेकिन वो इसके लिए वो दिल पे कि यार हम आर्टिस्ट हैं. राइट. बिल्कुल. गॉड मेक ए मैन, वी मेक ए जेंटलमैन. गॉड मेक ए लेडी, वी मेक ए ब्यूटीफुल लेडी. तो जब भगवान ने इतना खूबसूरत काम करने के लिए हमें इनायत किया है, तो क्यों नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके लिए इसको हटना चाहिए वो नाम. तो सबसे पहले तो हेयर डिज़ाइनर बने हम लोग, क्योंकि जब काम अच्छा करने लगे, फिर मैंने बिग बॉस नाम रखने के बाद में, लाइन लगने के बाद में, अरे बोला कहाँ गया था कि यार बिग बॉस में गया था, तो लोग हजाम का नाम छोड़ के सलून का नाम लेने लगे. तो आपके अंदर जब आर्ट आ जाता है तो अपने आप से तारीफ होने लगती है, अपने आप आपके पीछे. और फिर देखते कर यार ये तो धीरूभाई अंबानी के भी बाल काटने जाता है, ये कमल हसन के बाल काटने के लिए चेन्नई जाता है. तो ये सब जो नाम होने लगा, पेपरों में आने लगा, और ब्लाइंड फोल्ड ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया कि वर्ल्ड वाइड नाम दिया, इंडिया में नहीं. इंडिया का कोई हार्डली कोई सिटी ऐसी होगी जिसमें मेरे शो नहीं हुए और ब्लाइंड फोल्ड मैंने नहीं दिखाया. लंदन में मेरे शो हो गए, दुबई में हो गए, मॉरिशस में हो गए, तो सब जगह करीब करीब ये ब्लाइंड फोल्ड ने काफ़ी नाम दिया. लंदन में तो एकदम जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं ये क्यून कंपनी का और ब्रशमैन के उसके स्टॉल के ऊपर मेरा शो हो रहा था, पहले तो जो वर्ल्ड क्लास हेडजर क्रीमी गे करके वो उन्होंने मुझे जो फ्लिप्स करके था बोला कि भाई ही इज़ ए हरीश भाटिया, ही इज़ ए ब्लाइंड फोल्ड मास्टर. आई कांट बिलीव, हाउ कैन यू डू. मैं बोला भाई पहले देख फिर बाद में पता चला. बोला व्हाट मेल यू सी एंड टॉक. तो उन्होंने बोला ओके. जब मेरा प्रोफाइल देखा, ओह एक्सीलेंट, ओह ग्रेट, देखा टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो सारे इंग्लिश पेपर में वगैरह, जब देखने के बाद में बोला ओके टुमारो 12 o'clock यू कम हियर एंड यू गो डेमो. मतलब उन्होंने मुझे को बुलाया लंदन में और मेरा शो हुआ. जब स्टार्ट हुआ और अनाउंसमेंट हुआ पूरे एग्जीबिशन में, तो पहले 50 पब्लिक थे. जब मेरी आंख खुली, 2 कटिंग की, एक शॉर्ट कटिंग एक लॉन्ग कटिंग की मैंने, जब आंखें खुली तो देखा तो बाप रे बाप, मैं बोला इतनी तालियां कैसे. तो उस समय मेरे सिर्फ आंख में आंसू थे, जो एक देखने लायक सीन था कि इतनी पब्लिक देख रही है. फिर इतने इंटरव्यूज़ के लिए, फिर वहाँ लंदन के गुजराती पेपर में, गुजरात समाचार में और वहाँ के चैनल में मेरा स्पेशल इंटरव्यूज़ हुआ, तो वो कुछ अलग हुआ. वैसे मेरा नाम प्लीज बिलीव इट नॉट अमेरिकन गिनीज बुक जो है उसके अंदर भी आ चुका है. और CNN, कोई फॉरेन के काफ़ी सारे चैनल यहाँ आके मुझे, जैसे फायर कटिंग मेरी बहुत फेमस है, आँख पे पट्टी बांध के कैंडल से कटिंग करना, आँख पे पट्टी बांध के कांच के टुकड़े से कटिंग करना, आँख पे पट्टी बांध के सिंगल ब्लेड से कटिंग करना, आँख पे पट्टी बांध के 8 सीजर से कटिंग करना, आँख पे पट्टी बांध के ओनली सीजर एंड फिंगर से फुल कटिंग होती है. और कभी कभी मैं सोचता हूँ ये भगवान करके जाता है या मैं करता हूँ. ये सब दिया है.
और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा हमारे सैन समाज के जो लोग रहते हैं उनको मैं एक ही बात बताता हूँ, मेरे को 7 जन्म में लोग हेयर ड्रेसर ही बनाए, क्योंकि एक जिसको लोग बहुत तुच्छ जात समझते थे उसके अंदर मैं अगर वर्ल्ड लेवल तक पहुँचता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी तकदीर मानता हूँ। तो ये हेयर कटिंग ने मुझे काफ़ी नाम दिया, काफ़ी शोहरत दी और काफ़ी प्यार दिया। सबसे ज़्यादा जो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जहाँ जाता हूँ लोग आगे पीछे घूमते हैं, चैनल वाले पीछे घूमते हैं। तो हरीश जी, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि आपने तो बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत सारे आपने अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर ऐसा पूछा जाए तो आपके सक्सेस मंत्र क्या होंगे उनके लिए? नहीं, मैं इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को या सेमिनार्स में मैं हमेशा मेरी कटिंग्स के साथ में मैं उनको बहुत सारी टिप्स देता हूँ। आप हर एक कोई मेरे जैसा ही आर्टिस्ट हो या मेरे से बढ़ के भी हो सकता है। इसके लिए तुम अपने आप में खोजो कि तुम्हारे में क्या खासियत क्या है। हर कोई जब तुम्हारी तारीफ करे कोई काम के बारे में, सोच लो यार मैं ये तो इससे ज़्यादा और अच्छा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो करो, उसके पीछे लग जाओ। अब हाथ बांध के नहीं बैठना है, हाथ खुले रख के दौड़ो, आगे बढ़ो, कुछ सीखो और हर किसी से सीखो। कभी ईगो मत रखो, मैंने इतना सीख लिया बस, मैं बस फॉरेन वाले ही सीखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंडियन में इतने बड़े आर्ट होते हैं कि सोच भी नहीं सकते। फॉरेन में एक चीज को पकड़ के चलते हैं, यहाँ मल्टी टैलेंट इंडिया में लोग रहते हैं। तो लोग मेरे को बोलते हैं तुम मेकअप भी कर लेते हो। मैं बोला हाँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नेल भी कर सकता हूँ, मैं सब। लेकिन मैं अभी एक ही चीज़ को पकड़ के बैठा, लेकिन सीखा हुआ सब कुछ हूँ। तो ये खुशी होती है कि आदमी में बहुत सारा टैलेंट होता है, उसको कैसे निकालना है। तो हर एक से मैं छोटे से छोटे हेयर ड्रेसर्स को मैं पहले बात करता हूँ उसके साथ में कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसको मैं थोड़ी सी गाइडलाइन दूँ। तो उसको मैं हमेशा, बेटा ऐसा नहीं, अरे यार तेरे में तो बहुत अच्छा आर्ट है, तुम बहुत अच्छा क्लिपर चला सकते हो, तुम बहुत अच्छा ये काम कर सकते हो, वो उतारे यार, सर मेरी तारीफ करते हैं मतलब मैं कर सकता हूँ। और ऐसे मैं बोला, अरे लेडीज बोला सर मेरे हाथ कांपते, लेडीज के हाथ। मैं बोला मैं तेरे को 10 मिनट में मैं जैसा बोलूँ वैसा बाल उठा और कटिंग कर। और जब वो उठा के कटिंग करके जब लास्ट में, अरे बहुत अच्छा स्टेप कट हो गया, बहुत अच्छे लेयर्स हो गए। बोला मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कटिंग ऐसी कर पाऊंगा। मैं बोला दूसरों से अच्छी कर पाओगे। मैंने इतना इजी वे निकाल दिया है। जो मैं अभी बहुत बड़े शो में गया था, मैं बोलना नहीं चाहिए, मेरे पुराने जो जिसने मेरे सेमिनार्स देखे, सर ये जो कटिंग आज देख रहे हैं ना हम लोग, ये कटिंग तो आपने 15 साल पहले बता दी थी। अब मैं वहाँ क्या बोलूँ कि इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास हेयर ड्रेसर्स आ रहा है, लेकिन लोग मेरी कंपैरिजन आज 15 साल पहले से करते हैं। बराबर। तो ऐसा हेयर कटिंग में ऊपर वाले की दया से बहुत मैंने वेरिएशन लाए, मेरी खुद की बहुत सारी टेक्निक्स। आई हैव 15 टेक्निक्स। एक ही बालों को मैं 15 तरीकों से डिफरेंट वे से कटिंग कर सकता हूँ। तो जब हम डूबेंगे तो अपने आप कुछ न कुछ नया मिलता है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि अंदर से आना चाहिए और वो लाओगे और कोई भी पुश करेगा तो ज़्यादा निकलेगा बात। तो इसके लिए जब आते हैं मेरे पास तो मैं ज़्यादा करके जितना हो सके, भाई इसमें है क्या, कुछ खास बात है तो उसको निकालने की कोशिश करता हूँ और उसको बोलता हूँ बाबा तू ये कर। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी क्या राय होगी? अब मैं ज़्यादा करके आईबा के अंदर मैं ऑल ओवर इंडिया अभी मेंटोर की पदवी दी है, ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। लेकिन मैं यहाँ तक नहीं रहना चाहता, खाली वहाँ पदवी लेके नहीं बैठना है। मुझे आने वाले सारे बच्चों को कुछ सिखाना है। बस अभी मैं फ्री में शो कर रहा हूँ, जाके उनको कुछ बाबा ऐसे करो, पैसा नहीं मिलेगा चलेगा लेकिन तुम आगे बढ़ो। तो अभी मैं हो गया, मुझे पैसों से ज़्यादा मुझे आर्ट को आगे बढ़ाने का शौक है। तो काफ़ी कुछ मैंने काफ़ी ब्लाइंड, हैंडीकेप और इन लोग को तो काफ़ी वीडियोस को टोटली फ्री ऑफ, और आज वो लाखों रुपए कमाते हैं। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो करोड़ोंपति हैं।
बहुत सारे फॉरेन में हैं, आप लंदन, अमेरिका, जापान, जिधर बोलो मेरे स्टूडेंट मिलेंगे, 1, 2, 4, 5, 10। तो अभी ऐसा है कि नहीं, मेरे को ऐसे छोटे से छोटे, मैं बहुत जगह जाता हूँ, गरीब स्कूल्स रहती हैं, ये जो अभी मैं गया था यहाँ वाड़ा में, वो जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एनजीओज वगैरह। हाँ, एनजीओज में, और वहाँ स्कूल्स रहती है जो उन बच्चों को, वहाँ लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई नहीं, सब इधर उधर से हम लोग लाइन्स क्लब के थ्रू गए थे। वहाँ काफ़ी सारा अनाज 3-4 महीने का भर के आए, पूरा डोनेट करके आए। वहाँ माइक की सुविधा नहीं थी तो अपनी तरफ से वहाँ वो भी बोल के आए, और वहाँ मैं अनाउंस करके आया कि इन बच्चों को कुछ ब्यूटी का सीखना है, हेयर कटिंग सीखना है, तो मैं आके फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, मैं पैसे नहीं लूँगा, अपने पैसों से आके सीखूँ। और यही सब मैं आइबा में भी अभी बोला है कि आप चिंता मत करो, मेरे को टिकट दे दो, मैं आऊँगा और फ्री में सिखा के जाऊँगा। बहुत शोज कर दिए। आने वाली नई पीढ़ी के लिए आपके पास उनको देने के लिए क्या सक्सेस मंत्र है? उनको देने के लिए एक है कि एक्चुअली दिल लगा के काम करे, और जो भी काम करना है बस एक बार सोच लेंगे मेरे को किस गुरु के पास मैं जाऊंगा तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सही इंसान को सही वे, सही रास्ता सुने तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसई आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से इंसान, वो बोलते हैं ना, मिट्टी में से सोना जो है डायरेक्ट नहीं मिलता है, बहुत प्रोसेसिंग के बाद में सोना होता है। इसी तरीके से करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते। रस्सी जो है वो ऐसा बोलते हैं ना, बावड़ी में से पानी निकालते तो रस्सी से खींचते खींचते बावड़ी के ऊपर चारों तरफ इतने बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और हम तो इंसान हैं, पहाड़ तोड़ के दुनिया बसा सकते हैं। और ये तो हेयर डसन लाइन बहुत छोटी है, उसमें बहुत कुछ क्रिएशन है। ये ब्यूटी लाइन इतनी वास्ट है कि आने वाले दिनों में देखो, अभी बहुत ज़्यादा फैल रही है। पिछले 8-10 साल में तो कहाँ से कहाँ बूम हो गया है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अच्छे गुरु चुनो, अच्छे लोगों के पास में सीखो, और बस कंटिन्यूस अभ्यास करो। 100% सक्सेस तुम्हारे हाथ में रहेगा। वाह। तो हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, जाने से पहले आपको एक शायरी बोलनी पड़ेगी चाय के ऊपर। देखो, चाय तो शायर, आप शायर, मैं शायर तो नहीं हूँ, शायर की नजर पाई है, वो बात कह देता हूँ जो बात नजर आई, वो भी चलेगी। हाँ। तो चाय की चुस्कियों में बात करते करते बहुत बार ऐसी नई चीज, क्योंकि चाय एक एनर्जी लाती है, और एनर्जी के साथ में अंदर से ऐसी बात आती है कि जो सोच भी नहीं सकते। इसके लिए कभी कभी नई सोच जब रहती है तब वो ये बोलता है, यार 1 मिनट चाय, तो जैसे ही चाय आई, जैसे अंदर, अरे 1 मिनट, और ऐसा करके सीधा बोलते हैं, अरे वाह यार, ये काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए चाय एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो ग्रीन टी हो कि चाहे वो चाय की प्याली हो। तो हर चाय के अंदर पीने के बाद में नई समझ, नई सोच आती है। तो आप चाय पिलाते रहिए, और अच्छे से अच्छा। और आपने जो ये चैनल चालू किया है, मैं तो सोचता हूँ कि लाजवाब है, और दुनिया में आपका नाम हो एक अलग तरीके से, क्योंकि बहुत हटके काम कर रहे हैं आप। जी, इट्स वेरी नाइस, एक्सीलेंट, सुपर, थैंक यू वेरी मच। सो ये थे हमारे हरीश भाई जी, द ग्रेट बिग बॉस जी। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इनके इस एपिसोड के अंदर। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ बातें करके। और हरीश जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए। इस शो को आपने बहुत बड़ा बना दिया हमारे लिए भी। एंड हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। आपकी हेल्थ और वेल्थ हमेशा बरकरार रहे, और आप यूं ही नॉलेज इस दुनिया में फैलाते रहे। बस, और इस नॉलेज को सब जगह पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आपको शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा चैनल चालू किया, और उसमें सबको ये मैसेज जाएगा, जिससे बहुत सारे हेयर ड्रेसर, मेरे चाहने वाले हज़ारों हेयर ड्रेसर फेसबुक फैन हैं, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे हरीश भाई जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले हफ्ते एक डायनामिक पर्सनालिटी से। तब तक के लिए स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। नमस्ते सर। दिल पे कि यार हम आर्टिस्ट हैं, राइट, बिल्कुल। गॉड मेक ए मैन, वी मेक ए जेंटलमैन, गॉड मेक ए लेडी, वी मेक ए ब्यूटीफुल लेडी।